हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 24। इसमें पहला टॉपिक है देहरादून ग्रीन सिटी। 23 जनवरी 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने देश में गांधीनगर गुजरात और देहरादून को ग्रीन सिटी के तौर पर विकसित करने हेतु चिन्हित किया है। तो ग्रीन सिटी के लिए जो है देश में 2 सिटीज़ को चिन्हित किया है, एक गांधीनगर, एक देहरादून को। इस योजना के तहत देहरादून में पर्यावरण को कम क्षति पहुँचाने के लिए सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और वृक्षारोपण आदि किए जाएंगे। तो क्या किया जाएगा? सोलर ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बसेस का यूज़ किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। अब है रूफ टॉप सोलर फेज़ 2। 22 जनवरी 2020 को देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर फेज़ 2 योजना का शुभारंभ किया। फेज़ 2 जो रूफ टॉप सोलर फेज़ 2 है, ये स्टार्ट कब हुआ? 22 जनवरी 2020 को। ये 2020 की बात है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पर कोई भी व्यक्ति अपने छत पर 10 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट लगाकर एक तरफ अपने उपयोग के लिए फ्री बिजली प्राप्त कर सकता है, दूसरी तरफ अतिरिक्त बिजली को 4.48 प्रति यूनिट की दर से सरकार को बेचकर लाभ उठा सकता है। तो रूफ टॉप सोलर फेज प्रोजेक्ट में क्या है कि 10 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट अपने छत में लगा सकते हैं और उससे फ्री बिजली यूज़ कर सकते हैं, और अगर जो बिजली बचती है तो उसका प्रयोग जो है 4.48 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उसे बेच सकते हैं। अब है मुंबई में उत्तराखंड भवन। नवी मुंबई में 39.73 करोड़ की लागत से 12 वर्ष में बनकर तैयार उत्तराखंड भवन का उद्घाटन कब हुआ? 15 जनवरी 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में किया। और अब गवर्नर कौन है महाराष्ट्र का? रमेश बैस। तो जिस समय गवर्नर जो थे हमारे उत्तराखंड के थे मुंबई में, उस समय जो है मुंबई में उत्तराखंड भवन का निर्माण हुआ था और उसका उद्घाटन हुआ था भगत सिंह कोश्यारी। अब है जैविक कृषि एक्ट। शीतकालीन सत्र में 6 दिसंबर 2019 को राज्य विधानसभा से पारित जैविक कृषि विधेयक 2019 को 17 जनवरी 2020 को राजभवन से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक कृषि एक्ट कब बना है? 17 जनवरी 2020 को। 17 जनवरी 2020 को बना है जैविक कृषि एक्ट। 17 जनवरी 2020 को बना है जैविक कृषि एक्ट, और हम जो है देश के पहले राज्य बन गए हैं जहां जैविक कृषि एक्ट निकाला है। अभी तक प्रदेश में केवल 10 ब्लॉकों पे जैविक थे, लेकिन पूरे प्रदेश को जैविक बनाया जा रहा है। पहले जो है 10 ही ब्लॉक थे जो जैविक थे, अब पूरे प्रदेश को ही जैविक बनाया जा रहा है। जैविक कृषि एक्ट कब पास हुआ है? 17 जनवरी 2020 को। फिर अगला है विजयपाल सिंह राणा। नेल्डा गांव टिहरी निवासी एयर वाइस मार्शल विजयपाल सिंह राणा ने 1 जनवरी 2020 को भारतीय वायुसेना में महानिदेशक का पद ग्रहण किया। ये महानिदेशक के पद पे हैं विजय सिंह राणा वायुसेना में। विजयपाल सिंह राणा वायुसेना में है महानिदेशक के पद पे। अब उत्तराखंड जल नीति। राजभवन की स्वीकृति के बाद 21 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई। इस नीति में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके को शामिल करने के साथ ही जल स्रोतों के पुनर्वीकरण पर खास फोकस किया गया है। नीति में जल संसाधनों के नियोजन, विकास और प्रबंधन को ढांचा प्रदान करने को जोर दिया गया है। उत्तराखंड जल नीति क्या है? ये 21 दिसंबर 2019 में आई। उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में कब आई? 2019 में। इसमें क्या है? जल संरक्षण करना है, पारंपरिक तरीके से चाला खाला होता है वो। साथ ही जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण और ख़ास फोकस किया गया है। अब है दून हाट। नई दिल्ली की तर्ज पर देहरादून के IT पार्क में नाबार्ड के सहयोग से 6.83 करोड़ की लागत से 2600 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थानीय शिल्प व हथकरघा का उत्पाद बनाने के लिए दून हाट का 11 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस हाट में वर्ष भर थीम आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगी रहेगी। ऐसा हाट पिथौरागढ़, काशीपुर, चमोली में भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हाट है दून हाट की तरह जो है पिथौरागढ़, काशीपुर व चमोली में भी बनाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़, काशीपुर व चमोली में भी बनाए जा रहे हैं दून हाट। जो दिल्ली हाट है उसके तर्ज पर, इसमें नाबार्ड के सहयोग से बना है ये। इसमें क्या है, जितने भी हमारे शिल्प व हथकरघा प्रोडक्ट है ये प्रदर्शनी पे लगे रहेंगे सालों साल, और ये जो है थीम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। ये पिथौरागढ़, काशीपुर, चमोली में भी बनाए जा रहे हैं। दून हाट पिथौरागढ़, काशीपुर, चमोली में भी बनाए जा रहे हैं। अब है काई शोध एवं संरक्षण केंद्र। 10 दिसंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार देश का प्रथम काई शोध एवं संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? खुरपताल, नैनीताल में खुलेगा। वो अब खुल चुका है। खुरपताल, नैनीताल में है काई।
शोध एवं संरक्षण केंद्र। और फंड के लिए कहाँ था? फंड के लिए था कालिका रेंज में, रानीखेत में। और उसके बाद है वर्चुअल क्लासेस। 16 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस का उद्घाटन किया। इस प्रकार स्कूल में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। तो वर्चुअल क्लास स्टार्ट करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और साथ ही हम जो है जैविक कृषि एक्ट लगाने में भी हम देश के पहले राज्य बन गए हैं। अब है पांचवा वित्त आयोग। प्रदेश सरकार ने 4 नवंबर 2019 को पांचवें वित्त आयोग का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटी के हिसाब से कि उत्तराखंड ने पांचवें वित्त आयोग का गठन जो है 4 नवंबर 2019 को किया। 5 साल के लिए होता है। और पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे को आयोग के अध्यक्ष बनाया है। इनके अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे। 4 नवंबर 2019, 4 नवंबर 2019 को पांचवें वित्त आयोग का गठन हुआ। 5 नवंबर 2019 को 4 नवंबर 2019 को पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया। कब हुआ? 4 नवंबर 2019। 4 नवंबर 2019 को पांचवें वित्त आयोग का गठन हुआ है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? मुख्य सचिव पूर्व के इंदु कुमार पांडे। पूर्व के मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे बने हैं। पूर्व के मुख्य सचिव इंदिरा कुमार पांडे। और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर MC जोशी को सदस्य बनाया है व अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी को सदस्य सचिव बनाया है। यह पांचवा वित्त आयोग, इंदु कुमार पांडे। ठीक है, 5th है ये, हमारा राज्य का 5th है। क्या है ये? वित्त आयोग। अब इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। पूर्व PM इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पे 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व PM मनमोहन सिंह ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद व समाज सेवी चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 2017 व 18 के लिए 31st इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार प्रदान किया। श्री भट्ट को पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। 10 लाख रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017 व 18 के लिए दिया गया। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो ये किसने दिया है? सोनिया गांधी व पूर्व PM मनमोहन सिंह ने मिलकर दिया। इंदिरा गांधी और चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया है। अब ये चंडी प्रसाद भट्ट जी कौन है? तो ये जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनका जन्म 1934 में हुआ था। 1975 में ये आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा पाकर के सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के संयोजक रहे। तो ये सर्वोदय आंदोलन के पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने उत्तराखंड में सर्वोदय मंडल के संयोजक रहे। 1964 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल किससे रिलेटेड है? चंडी प्रसाद भट्ट से। सर्वोदयी मॉडल किससे है? चंडी प्रसाद भट्ट। सर्वोदयी मॉडल और दसोली ग्राम स्वराज मॉडल, ये दोनों जो है चंडी प्रसाद भट्ट से हैं। 70 के दशक में इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़ा नामक स्वयंसेवी संस्थान का गठन किया। 70 के दशक में चिपको आंदोलन को गति देने के डालियों का दगड़ा मतलब पेड़ों के साथ में है, इसका मतलब स्वयंसेवी संस्थान का गठन किया। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1982 में इन्हें एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैगसे सम्मानित किया गया। 1982 में इन्हें एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैगसे सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जहाँ पद्मश्री की बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने पद्मश्री को इनकार कर दिया था। इन्हें 1981 में मिल रहा था, परंतु उन्होंने क्या किया था? मना कर दिया था। पर चंडी प्रसाद भट्ट ने ले लिया था 1986 में, इसलिए इन्हें बाद में पद्म विभूषण भी मिल गया 2005 में। तो चंडी प्रसाद भट्ट कौन है? इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। वैसे 3 ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। एक है सर्वोदयी मंडल, दूसरा दसोली ग्राम स्वराज मंडल, सर्वोदय मंडल, दसोली ग्राम स्वराज मंडल और दालियों का दगड़ा NGO। दाल का दगड़ा NGO ये चिपको से रिलेटेड है। दालियों का दगड़ा NGO, दसोली ग्राम स्वराज मंडल 1964 में बनाया था इन्होंने और सर्वोदय मॉडल के संयोजक रहे हैं ये। इन्हें रेमसे मैगसे पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है और अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है 2019 में।
अब है सोंग बांध परियोजना। देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और अतिरिक्त पानी रिस्पना में छोड़कर रिस्पना नदी को पुनर्जीवन करने हेतु प्रस्तावित मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का डिज़ाइन को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र जल आयोग ने मंजूरी दी थी। मतलब इसका डिज़ाइन को अभी सिर्फ मंजूरी मिली है सोंग बांध परियोजना के। 11,000 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना के तहत सौधना गांव टिहरी के निकट 128 मीटर ऊंचा व 4 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। इस पर 6 मेगावाट का जल विद्युत प्लांट भी लगाया जाएगा। तो यह है, तो सोंग बांध बनने से क्या फ़ायदा होगा? सोंग बांध का बनेगा टिहरी की साइड बनेगा और उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो बिजली मिलेगी, 24 घंटे पेयजल वाटर भी मिलेगा और साथ में जो रिस्पना पुल है उसके नीचे जो रिस्पना नदी होती है वो पुनर्जीवित हो जाएगी। अब हम सोंग नदी की बात कर लेते हैं। तो जो ये सोंग नदी है यह रायवाला के पास से जो है निकल के गंगा में मिलती है और जो सोंग है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वह जो सदर्न स्लोप है ऑफ रड्डी टॉप ऑफ मसूरी रिज है, उसके सदर्न स्लोप में एक रड्डी टॉप है, वहाँ पे एक स्प्रिंग है, वहाँ से स्ट्रीम निकलती है, वो सोंग का ओरिजिन पॉइंट है। और ये मिलती कहाँ पे? रायवाला से निकल के दाईं ओर मिल जाती है गंगा से। सोंग नदी जो है दून घाटी की एक प्रमुख नदी है और सिसवा, बाल्दी और विघालना रो आदि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो सोंग नदी कहाँ से? दून घाटी की एक प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदी है सिसवा, बाल्दी, विघालना और रो। देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित जो रिस्पना और बिंदाल नदियाँ हैं वो सिसवा की सहायक नदी हैं। तो देहरादून में 2 नदियाँ जाती हैं, रिस्पना और बिंदल पुल और रिस्पना पुल सुना होगा ना, तो ये दोनों क्या है? सिसवा की सहायक नदी हैं। और सिसवा किसकी सहायक नदी है? सोंग की सहायक नदी है सिसवा की सहायक नदी है रिस्पना और बिंदल। तो ये है इसका। और सोंग ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये होता है स्प्रिंग फेड स्ट्रीम से साउथ स्लोप ऑफ रड्डी टॉप ऑफ मसूरी रिज और ये रायवाला के बाद गंगा में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है लीलाधर जगुड़ी। इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान। 30 अक्टूबर 2019 को के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 2018 का व्यास सम्मान सुप्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया। 2018 में दिया गया था जितने लोग उतना प्रेम। जगुड़ी मूल रूप से टिहरी उत्तराखंड के हैं और इनका जन्म 1944 में हुआ था। और इनके जो रचनाएं प्रमुख हैं महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है आदि। महाकाव्य के बिना इनकी लंबी कविताओं का संग्रह है जो लघु महाकाव्य जैसे प्रतीत होता है और 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1977 मिला और अब इन्हें व्यास सम्मान मिला 2019 में। व्यास सम्मान मिला 2019 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 में लीलाधर जगुड़ी को व्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 में। और अब जाके 2019 में मिला व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन देता है व्यास सम्मान। और किसके लिए मिला है? जितने लोग उतना प्रेम। अब राज्य का प्रथम ESIC अस्पताल 30 अक्टूबर 2019 को केंद्र श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार एवं प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने रुद्रपुर में निर्मित प्रदेश के पहले राज्य कर्मचारी बीमा के 100 बेड के अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो रुद्रपुर में बना है राज्य का प्रथम ESIC हॉस्पिटल। अब अल्मोड़ा में कैबिनेट बैठक 23 अक्टूबर 2019 को अल्मोड़ा में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की अल्मोड़ा की दूसरी बैठक है। राज्य गठन के बाद क्या है? ये दूसरी बार बैठक हुआ है कैबिनेट की जो अल्मोड़ा में हुई है। इस बैठक में उत्तराखंड जल नीति 2019 को मंजूरी दी गई और कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में वासी विश्वविद्यालय अल्मोड़ा संचालित करने को मंजूरी सहित कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।